हाय, जय स्वामीनारायण। मैं हूं डॉक्टर सुमीर गुप्ता, लेज़र एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में जिससे ऑलमोस्ट 75% लोग अपने जीवन काल में सफ़र करते हैं या प्रॉब्लम होती है। वो है पाइल्स, बवासीर या हेमोरॉइड। ये होती क्या है? इसमें क्या होता है कि आपके लैट्रिन के रास्ते, गुदा के रास्ते में नसें इकट्ठी हो जाती हैं, उनका गुच्छा बन जाता है। उनके पास नसों के आसपास का जो मांस होता है, जो नॉर्मल होता है, वो एक जगह इकट्ठा होने से वो बवासीर का रूप ले लेता है। तो इससे हमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, पेशेंट को प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि लैट्रिन के रास्ते खून आना। खून आपके शुरू में भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, लैट्रिन करने के दौरान भी आ सकता है। परंतु जो खून आता है वो पेनलेस होता है, उसके दौरान पेन नहीं होती है। अगर पेन होती है तो सेकंड डिफरेंशियल दूसरा डायग्नोसिस प्रॉब्लम होती है फिशर और हेमोरॉइड्स बहुत ही कॉमन बीमारी है। अगर दर्द के साथ खून आता है तो वो फिशर है, अगर बिना दर्द के खून आता है तो वो पाइल्स है। और इसके अंदर गुदा के रास्ते से पानी की शिकायत हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, जलन हो सकती है, खारिश हो सकती है, भारीपन महसूस हो सकता है और स्वेलिंग हो सकती है, मस्से बन सकते हैं। जब स्टेज बढ़ जाती है बवासीर की तो मस्से भी मौके भी बन जाते हैं। तो ये तो हमने बात की प्रेजेंटेशन की। अब ये कारण क्या है कि होती क्यों है बवासीर? बवासीर का सबसे बड़ा कारण कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है। क्योंकि कब्ज को लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं। कब्ज का मतलब ये नहीं है कि आपको 5-5 दिन लैट्रिन नहीं आती है। कब्ज का मतलब ये है कि आपको बे टाइम आती है, हार्ड स्टूल आते हैं, तो इसको भी हम कब्ज में गिनते हैं। आप ज़्यादा देर के लिए बैठते हो, इसको हम कब्ज में गिनते हैं। आपको बार बार जाना पड़ता है, एक टाइम में पेट साफ नहीं होता है, इसको कब्ज के लिए गिनते हैं। तो ये कब्ज सबसे मुख्य कारण है बवासीर के होने का, पाइल्स के होने का। इसके अलावा लोग काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, इसके कारण भी कब्ज होती है। और अन्य कारण है कि मोटापा, प्रेगनेंसी के दौरान आपका लंबा बैठने का काम है, लंबी देर तक बैठे रहते हैं, आपको लूज मोशंस, कब्ज के अलावा लूज मोशंस भी है, आपको पेट खराब रहता है, बार बार जाना पड़ता है, बार बार नीचे जोर लगाओगे तो नीचे के मांस नसें बढ़ जाती हैं। प्रेगनेंसी में, मोटापे में क्या होता है कि आपका पेट का प्रेशर बढ़ता है, नीचे नसों में प्रेशर पड़ा रहता है, तो उस वजह से ये बवासीर हो जाती है। तो जो बवासीर होती है, जो पाइल्स होती हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, बाहरी और अंदरूनी। बाहरी में जो स्किन है, जो गुदा के आसपास का रास्ता है, वहाँ पे आपको स्वेलिंग सी महसूस होगी, सोज महसूस होगी, मोका महसूस होगा, जो आप अपने हाथ से फील कर सकते हैं। और जो अंदरूनी होती है वो अंदर से स्टार्ट होती है, लैट्रिन के अंदर से होती है। शुरू वाली स्टेजेस में आपको नहीं पता चलता है, बाद में जब वो मोके की स्टेज बढ़ जाती है तो आपको बाहर की तरफ महसूस होने लगती है। तो नॉर्मली जो इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं, जो अंदर वाले हेमोरॉइड्स होते हैं, पाइल्स होते हैं, वो 4 प्रकार की होती है। शुरू में क्या होता है कि मांस इकट्ठा हो जाता है, तो थोड़ा सा बढ़ने के बाद वो गुदा से बाहर आने लगता है, परंतु वो अपने आप ही अंदर चला जाता है। तीसरी स्टेज में जो मोका है, मस्सा है, वो बाहर आता है, परंतु आपको हाथ से अंदर करना पड़ता है लैट्रिन जाने के बाद। और चौथा ग्रेड है कि जो मस्से हैं, जो इतने बढ़ जाते हैं कि वो हमेशा बाहर ही रहते हैं और उसको अंदर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं? ब्लीडिंग हो रही है तो हेमोरॉइड्स हैं, पेन के साथ हो रही है तो फिशर है, प्लस प्रोक्टोस्कोपी होती है, एनोस्कोपी होती है। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो डॉक्टर आपके ओपीडी में ही एग्जामिनेशन हो जाती है, लोकल में हो जाती है, पेनफुल नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। डॉक्टर कॉन्फिडेंस में लेके प्राइवेसी में उसका एग्जामिनेशन करते हैं, अंदर से चेकअप करते हैं, स्टेजेस देखते हैं, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि 1st, 2nd डिग्री या 3rd डिग्री हेमोरॉइड है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही उसका ट्रीटमेंट होता है। इसी तरह के अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कोई भी बीमारी हो, अगर हम उसको बचाव रख सकते हैं तो हमेशा बहुत बढ़िया बात है। उसको हम होने ही ना दें ताकि हमें ट्रीटमेंट के बारे में भी सोचना ना पड़े। जैसे मैंने पहले बात की कि सबसे बड़ा कारण है कि कब्ज होती है, कब्ज की वजह से ये होता है। तो प्रिवेंशन का सबसे बड़ा कारण है कब्ज। तो कब्ज को हमने ठीक करना है। लोग हमारे पास आते हैं बहुत कि कब्ज नहीं ठीक होती, 10-10 साल, 15-15 साल से होती है। इसका मुख्य कारण आपका लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल है। हमारा उठने बैठने का कोई समय नहीं होता, हम फिजिकल एक्टिविटी पे जोर नहीं देते क्योंकि शरीर को कष्ट होता है। खाने पीने का हमारा ठीक नहीं रहता। सबसे पहले प्रिवेंशन में है खाना पीना। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, सैलेड खाना चाहिए, फ्रूट्स बहुत लेने चाहिए और हाई फाइबर डाइट। फ्रूट्स बहुत लेने चाहिए और हाई फाइबर डाइट।
ऑट मील्स हो गया, वीट हो गया, होल वीट हो गया, ये आपको आपकी खुराक में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। पानी खूब पीजिए, कम से कम 3-4 लीटर पानी पीजिए। लंबा बैठना अवॉइड कीजिए, ज़्यादा देर बैठना नहीं है। वॉकिंग और एक्सरसाइज, जिम आपके रूटीन में, डेली रूटीन में होना बहुत जरूरी है। अगर आप मोटे हैं तो आपको वेट रिड्यूस करना है, आपको अपनी हैबिट चेंज करनी है, आपको ज़्यादा देर नहीं बैठना है। मोशन के लिए अगर मोशन आती है तो ठीक है, वरना आपने उठ जाना है। आप बैठे रहेंगे तो जोर लगाएंगे, वो कॉन्स्टिपेशन के बराबर ही हो जाता है, तो मौके बन सकते हैं। ये कुछ थोड़े से हमने प्रिवेंशन के किए हैं। अगर मेन आप कब्ज ठीक करोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो, इतना करने के बाद भी बाई चांस हमें हो जाती है तो हमें करना क्या है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट होता है मेडिसिनल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिसिनल ट्रीटमेंट में सिंपल हमने पेशेंट को, जैसे हमने पहले प्रिवेंशन में बताया कि उसके हम डाइटरी हैबिट्स चेंज करते हैं, उनको लैक्सेटिव्स देते हैं, ऑइंटमेंट्स होती हैं, ट्यूब लगाने के लिए देते हैं। उसमें मैं टेक्निकली नहीं जाऊंगा क्योंकि वो डॉक्टर का काम है उसको प्रिस्क्राइब करना देख के। तो इसमें हम बेसिक्स, ट्रीटमेंट के पीछे बेसिक्स क्या रहता है, मैं उसी के बारे में सिर्फ बात करूंगा कि हम ट्यूब्स देते हैं, उसमें लोकल एनेस्थीसिया होते हैं, हल्का सा स्टेरॉइड्स के में होता है, वो एडिमा को, स्वेलिंग को कम करता है। और कुछ ऐसी पदार्थ, मेडिसिन होती हैं जो नसों को भी सुंगोड़ देती है, अंदर श्रिंक कर देती है, जिससे ब्लीडिंग कम हो जाती है। प्लस लुब्रिकेशन का काम करता है कि स्टूल आता है तो वो रगड़ नहीं खाता तो ब्लीडिंग नहीं होती है। लैक्सेटिव है, स्टूल सॉफ्टनर है, डिपेंडिंग ऑन उनकी किस टाइप की कॉन्स्टिपेशन है, हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन देते हैं। ये है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। अगर इसके बावजूद भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, कि स्टेज कौन सी है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में हम ऑफिस ट्रीटमेंट बोलते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट आता है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में भी क्या है, ऑफिस ट्रीटमेंट। ऑफिस ट्रीटमेंट का मतलब है पेशेंट आपके पास आता है, आप ट्रीटमेंट करते हो और उसके बाद पेशेंट चला जाता है, अपने काम के लिए चला जाता है, तो उसको हम ऑफिस ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें ऑफिस ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम बैंडिंग करते हैं। एक बैंड्स आते हैं, स्पेशल बैंड्स होते हैं जो मौके के ऊपर, मस्से के ऊपर चढ़ा देते हैं, वो उसके बेस पे चला जाता है, उसको श्रिंक कर देता है, उसको दबा देता है, नसों को खून की सप्लाई बंद हो जाती है। 10 से 15 दिन में मौके काले होकर गिर जाते हैं। दूसरा है स्क्लेरोथेरेपी, स्पेशल टाइप के इंजेक्शन आते हैं, वो हम मौके को जड़ में लगा देते हैं, जिससे उसकी सप्लाई खत्म होने से मौके गिर जाते हैं। ये फर्स्ट और अर्ली सेकेंड स्टेज में हम नॉर्मली ट्रीटमेंट देते हैं फाइल्स का। और जो लेट सेकेंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, इसमें डिफरेंट मोडालिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो डिफरेंट मैं मोडालिटीज के बारे में बात करूंगा कि हमारे पास मोडालिटीज कौन कौन सी होती हैं। जो ट्रीटमेंट है वो एक सबसे कॉमनेस्ट है, या जो पुरानी चली आ रही है हेमराइडेक्टमी, इसमें हम ओपन सर्जरी करते हैं, मौके को काट देते हैं, उसकी जड़ तक जाते हैं, उसको बांधते हैं, जख्म को खुला छोड़ देते हैं। ये होती है ओपन हेमराइडेक्टमी। और एक होती है क्लोज्ड हेमराइडेक्टमी। इसमें हम क्या करते हैं, मौके को काटना शुरू करते हैं, जड़ तक जाते हैं, उसको बांध देते हैं, जो जख्म बनता है उसको आपस में बांध देते हैं टांगों के साथ, इसको होते हैं क्लोज्ड। हेमराइडेक्टमी के बाद जो अगला प्रोसीजर है वो है लेजर हेमराइडोप्लास्टी। लेजर हेमराइडोप्लास्टी में हम क्या करते हैं कि मौकों को काटते नहीं हैं, उसके स्पेशल टाइप की मशीन आती है, लेजर फाइबर होता है जो मांस को, मस्से को अंदर ही जला देता है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक स्पेशल टांका लगा के उसके जड़ को बांध देते हैं, जो मौका रह जाता है उसको लेजर का फाइबर डाल के उसको अंदर से बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। और ये एक अच्छा तरीका है और ये एक दिन का काम रहता है, पेशेंट रिकवरी बहुत फास्ट होती है। अदर है कि हाल का मतलब है कि हम हेमराइडल आर्टरी लाइगेशन, इसमें क्या करते हैं कि फिंगर से या स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आता है जो ब्लड सप्लाई है, जिसकी नसों की वजह से ये मौके बन रहे हैं, उसको हम 2 टांके लगा के उसको बांध देते हैं अल्ट्रासाउंड गाइड या फिंगर से करके। इसके भी रिजल्ट अच्छे हैं। एक है कि स्यूचर एनोपेक्सी, ये एक भी लेटेस्ट टेक्निक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि स्पेशल टाइप के स्विचर्स होते हैं, स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो मौके बने होते हैं, अंदर खींच के हम उनको बांध देते हैं, टांके लगा देते हैं। जो खून की नसें होती हैं उनको लेयर वाइज बांध के टांके लगा के छोड़ देते हैं। और इसका भी एक दिन का प्रोसीजर रहता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेनलेस होता है, ऑलमोस्ट हल्की सी स्वेलिंग रहती है। और एक जो स्टेपलर हेमराइडेक्टमी है, जो पहले जैसे हमने ओपन बात की कि ओपन उसमें हम कटिंग करते हैं, एक होती है स्टेपलर, इसमें स्पेशल टाइप का स्टेपलर होता है जो आप अपने नीचे मेरे बैक साइड पे आप देख भी रहे होंगे। तो उसके अंदर स्टेपलर में क्या होता है कि वो मौकों को ऊपर खींच के जो एक्स्ट्रा मास बढ़ा हुआ होता है उसको वो काट के साथ ही स्टेपल कर देता है, स्टिच लगा देता है। ये पेनलेस प्रोसेस रहता है और रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है। ये डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं, हर एक की अपनी अपनी इंडिकेशंस हैं। जो डॉक्टर जिसमें एक्सपर्ट होता है वही आपको एडवाइस करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज कौन सी है, ये बेस्ट जज डॉक्टर होता है कि उसने कौन सा प्रोसीजर आपके ऊपर करना है। ट्रीटमेंट से घबराने की जरूरत नहीं है।
अगर किसी भी एक्सपर्ट से कराओगे तो रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं। रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है, हम लेज़र से कर रहे हैं, स्टेपलर से कर रहे हैं, स्विचर एनोपेक्सी कर रहे हैं, ये शरीर का बहुत सेंसिटिव एरिया होता है और इसको हाइजीनिक मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो हल्की सी स्वेलिंग, पेन, अनकंफर्ट, डिस्कंफर्ट कुछ दिन तक रहता है, वो डॉक्टर आपको बताता भी है। उसके लिए आपको एंटीबायोटिक दी जाती हैं, पेन किलर दी जाती हैं, गर्म पानी का सेक देने के लिए बोला जाता है, लेग्जेटिव्स भी बताए जाते हैं। तो ये एक, अगर आपको गुदा में खून आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, बवासीर है या और कोई बीमारी है, सबसे कॉमनस बवासीर है, तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। जैसा वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, उसको फॉलो कीजिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि किसी एक्सपर्ट को दिखाइए आप, ताकि आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो सके, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स रहते हैं अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज रखोगे और कॉन्स्टिपेशन कब्ज का ख्याल रखोगे। इसी के साथ ये हमारी चर्चा ख़त्म होती है। अगले वीडियो में हम और किसी बीमारी के बारे में हम बात करेंगे। जय स्वामीनारायण।